हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज इकोनॉमिक्स के एक और वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बता के रखी हैं, जिसमें आपको ये आइडिया लगेगा कि हम अपने एग्ज़ाम टाइम्स में कैसे वीडियोज़ को मेमोराइज़ करें या कैसे पॉइंट्स को मेमोराइज़ करें। और उसके साथ साथ मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नेट में पूछे गए हैं वो भी डाल के रखे हैं, और आपको अपने वीडियो से रिलेट करके बताया है कि देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस पेपर का यूनिट 3 इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का ये जो है सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप इस वीडियो के बाद उस पार्ट को भी ज़रूर देखिए। आज हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं डिमांड एनालिसिस और लॉ ऑफ डिमांड। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल यूजीसी नेट में 2 क्वेश्चंस तो पूरे पक्के पक्के पूछे ही जाते हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको कैसे मेमोराइज़ करें। उसकी ट्रिक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मैं जो बोल रही हूँ या तो आप उसे कॉपी पेन लेके कुछ कीवर्ड्स उसके नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे वीडियोज़ को एक बार फिर से देखें। तो आप अपने एक प्रैक्टिकल नोट्स या जो की नोट्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उनको लिखते चलिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड से पहले हम समझते हैं डिमांड क्या होता है। डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मांग करना। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हम किसी भी चीज़ की मांग करते हैं या डिमांड करते हैं, वो डिमांड होती है। बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ और होता है। डिमांड का मतलब 3 चीज़ों से रिलेटेड होता है। डिज़ायर फॉर अ थिंग, कि मैं कोई भी चीज़ कब डिमांड करूँगी मार्केट में, जब मेरे को उस चीज़ को ख़रीदने की इच्छा होगी या उस चीज़ की ज़रूरत होगी। दूसरा, सफिशेंट मीन्स टू बाय द गुड्स, मेरे को कोई चीज़ ख़रीदनी है बट मेरे पास उसको ख़रीदने के लिए पैसे ही नहीं है। सफिशेंट मीन्स का मतलब है पैसे ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ को नहीं ख़रीदूँगी, और जब मैं उस चीज़ को नहीं ख़रीदूँगी तो मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मेरे को उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, बट मैं उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहती हूँ, तो भी मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं होगी। तो मोटा मोटा तौर पे डिमांड को अगर हम समझें तो डिमांड जो होती है वो 3 चीज़ों से रिलेटेड होती है। डिज़ायर फॉर अ थिंग, सफिशेंट मीन्स टू बाय द गुड्स, और विलिंगनेस टू स्पेंड द थिंग्स, यानी मेरे को उस चीज़ की को ख़रीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, मेरे पास पैसे होने चाहिए। तीसरा, मैं उन पैसों को खर्च करने के लिए तैयार हो जाऊं। उसके बाद में 2 और पॉइंट्स हैं जो कि हमारे डिमांड को फुलफ़िल करते हैं। चौथा पॉइंट है गिवन प्राइस, और 5वां पॉइंट है गिवन टाइम पीरियड। गिवन प्राइस का मतलब कि किस प्राइस पे जो क्वांटिटीज़ मार्केट में डिमांड की जाती हैं वो कम या ज़्यादा होती हैं। और गिवन टाइम का पीरियड मतलब है कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मार्केट में कार की डिमांड 1 महीने में 10,000 है, तो वो एक टाइम पीरियड हो गया। और कितनी प्राइस पे है, अगर कार की प्राइस 10 लाख है और उस 10 लाख पे उस कार की डिमांड मार्केट में 1 महीने में 10,000 कारें बिकती हैं, तो वो हो गया गिवन प्राइस एंड गिवन टाइम। तो जब हम इन 5 चीज़ों को मिला लेते हैं तो एक पूरी डेफिनेशन बन जाती है डिमांड की। अब आपसे एक एमसीक्यू में एक बार पूछा गया कि डिमांड में क्या क्या होता है। डिमांड में गिवन प्राइस और गिवन टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है कि नहीं होती है, तो ऐसा एमसीक्यूज़ पूछा गया है। तो प्लीज़ आपको याद रखना है कि जब भी हम डिमांड को पढ़ते हैं तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं। डिज़ायर फॉर अ थिंग, सफिशेंट मीन्स, विलिंगनेस टू स्पेंड, गिवन प्राइस और गिवन टाइम। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस की डिमांड को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो है प्राइस। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड कम होगी।
किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो सिर्फ प्राइस से ही रिलेटेड नहीं होती, बल्कि दूसरे फैक्टर्स से भी अफेक्टेड होती है, जैसे टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। अगर कोई चीज़ फैशन में नहीं है तो उसकी प्राइस से कितनी भी कम हो उसको मैं नहीं खरीदूँगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड के पीछे जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसमें टेस्ट, फैशन और हैबिट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं पसंद या कोई चॉकलेट का टेस्ट मेरे को नहीं पसंद, तो वो चाहे कितनी ही सस्ती क्यों ना मिल रही हो या फ्री में भी क्यों ना मिल रही हो, मैं उस चीज़ को नहीं खरीदूंगी। तीसरा है चेंज इन मॉनेटरी एंड रियल इनकम। अब रियल इनकम का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। रियल इनकम का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है और हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो उतने ही पैसों में हम ज़्यादा चीज़ों को खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में मैं गई, मेरे को लगा कि एक चॉकलेट जो मैं रोज़ खरीदती हूँ डेयरी मिल्क वाली, वो मेरे को 10 रुपये में मिलेगी, बट मैं जब मार्केट में गई तो वो जो चॉकलेट थी 10 रुपये की बजाय 5 रुपये में मिलने लगी मेरे को। तो अब मेरे पास 5 रुपये और बचने लगे। तो जो मेरे पास इन पैसे बचे एक चॉकलेट खरीदने के पास, वो मेरी हो गई रियल इनकम। और मॉनेटरी इनकम का मतलब ये होता है जब मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकती हूँ, तो वो होता है मॉनेटरी इनकम। अगर मेरी मॉनेटरी या रियल इनकम में चेंज होगा तो मैं क्वांटिटी जो है मार्केट में वो ज़्यादा डिमांड करूँगी। अगला है चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस चेंज हो गए या कॉम्प्लीमेंट गुड्स के प्राइस चेंज हो गए तो उससे दूसरे कमोडिटी की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से आने वाली स्लाइड में समझेंगे, क्योंकि जिसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ डिमांड बताऊँगी उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और तब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं और सब्सिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब अगर बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो गई, अगर बूम पीरियड आ गया जहाँ पे मार्केट में सबके पास में पैसा है, सबकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, सब पूरी तरह से एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, तो जब सबके पास में पैसा होगा तो सब लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे। तो जो ट्रेड कंडीशंस हैं यानी बिजनेस साइकिल्स हैं, कौन से पीरियड पे चल रही है, बूम में चल रही है कि रिसेशन में चल रही है, तो ये भी हमारे जो ट्रेड फैक्टर्स होते हैं ये भी चीज़ कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगला आ गया चेंज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मैं पैसे ज़्यादा सेव करने लगूंगी तो खर्च कम करूंगी, और खर्च कम करूंगी तो डिमांड कम होगी, है ना। तो अगर मेरी प्रोपेंसिटी, अगर मेरी मेंटलिटी बन गई है कि मेरे को सेविंग करनी है तो मैं खर्चा कम करूंगी। अगला है चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लाइमेट या वेदर चेंज होने पर उन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, जैसे वुलन क्लोथ्स, वो हम समर में थोड़ी डिमांड करते हैं, तो जब विंटर होती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अगर मेरे को लगता है कि फ्यूचर में इस कमोडिटी का प्राइस कम होने वाला है तो मैं अपनी जो प्रेजेंट डिमांड है उसको पोस्टपोन करूँगी और वेट करूँगी कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा और तब मैं उस चीज़ को खरीदूँगी। अगला है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। इसका मतलब आजकल हमें जो भी चीज़ है वो सब चीज़ें क्रेडिट पे मिलने लग गई हैं। अगर सब चीज़ें हमें क्रेडिट पे मिलने लगेंगी तो क्या होगा, उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, यानी गवर्नमेंट अगर हमसे ज़्यादा टैक्स लेती है किसी कमोडिटी पे तो उस कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग उसकी डिमांड कम करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन पॉलिसी को बढ़ा देती है तो उस कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना, फिस्कल पॉलिसीज़, तो ये सब चीज़ें भी जो होती हैं वो हमारी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। अब चलिए आपको बताती हूँ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि जब एक पर्सन मार्केट में डिमांड करता है किसी भी कमोडिटी को तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो आप याद रखिए दो चीज़ें होती हैं, शेड्यूल और कर्व। शेड्यूल तो हमेशा टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा कि किस चीज़ का प्राइस कितना है और उस प्राइस पे क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है। और जो कर्व होता है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, यानी जब हम किसी चीज़ को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कर्व बोलते हैं, और जब हम किसी चीज़ को
को टैबुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम शेड्यूल बोलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि शेड्यूल क्या होता है और कर्व क्या होता है। तो जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जब मैंगो का प्राइस क्या था, जब मैंगो का प्राइस 8 रुपीज़ था तो उसकी डिमांड कितनी थी, 1, यानी प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम। उसके बाद प्राइस क्या हो गया, 8 से कम होकर 5 हो गया तो डिमांड क्या हो गई, 1 से बढ़ के 2 हो गई। उसी तरह से प्राइस 5 से कम होकर 4 हो गया और डिमांड 2 से बढ़ के 3 हो गई, यानी प्राइस कम होता गया और डिमांड बढ़ती गई। तो इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में 2 वेरिएबल्स काम करते हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी। उसमें ये बोला गया है कि जब प्राइस कम होता है किसी भी चीज़ का तो डिमांड बढ़ जाती है और जब प्राइस ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का तो डिमांड कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, उसी जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने जो भी शेड्यूल पढ़ा था, इंडिविजुअल शेड्यूल, उसको जब हम डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दोस्तों, इसमें मैं एक बात आपको और बताना चाह रही थी कि आपको ना इस डिमांड कर्व का शेप देखना है। कई बार इसके शेप के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये डिमांड कर्व क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो कई बार पूछे जाते हैं, मैं आपको इस स्लाइड के बाद बताऊंगी भी, जो लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरफ होता है, नॉर्मल कंडीशंस में। वो नॉर्मल कंडीशंस में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है। वो कौन से केसेस है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो डी डिमांड कर्व है ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब कई बार पूछते हैं इसका रीज़न क्या होता है कि ये नीचे की तरफ होता है। इसका रीज़न ये होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी क्वांटिटी को हम कम डिमांड करेंगे और उसकी प्राइस कम होगी तो उसकी क्वांटिटी को हम ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है 8 है, प्राइस 8 है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड है, 1। तो हमने कैसे लाइन खींची, ऐसे। अब अगर प्राइस 8 से कम हो गई, कितनी हो गई, 5, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हो गई, 1 से बढ़ के 2। इसका मतलब प्राइस तो कम हो रही है और क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी ऊपर की तरफ वाली जो चीज़ है वो कम हो रही है और नीचे की तरफ वाली चीज़ जो है वो बढ़ रही है। इसीलिए ये जो डिमांड कर्व होता है ये कैसा स्लोपिंग होता है, इसलिए ये जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। जब मैं आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद जब मैं आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस शेयर करूँगी तब मैं आपसे पूछूंगी और तब आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से वो इंडिविजुअल था। अब हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि टोटल मार्केट में कितनी डिमांड हुई वो हमें पता पड़ता है मार्केट डिमांड शेड्यूल से। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर देखे रखा है कि 3 तरह के लोग हैं, ए, बी और सी, जो कि मार्केट में क्या डिमांड करते हैं, मैंगो की डिमांड को करते हैं। अगर मार्केट में मैंगो की जो डिमांड है वो 8 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो ए कितनी डिमांड करता है, 3, बी कितनी करता है, 7, सी कितनी करता है, 11। तो तीनों की मिला के कितनी हो गई, 21। तो ये जो 21 है ये मार्केट डिमांड है। इसका मतलब पूरी मार्केट में जब मैंगो का प्राइस 8 रुपये होता है तो टोटल 21 क्वांटिटीज़ ये केजीज़ में है, यानी 21 केजीज़ इसकी जो होती है वो डिमांड होती है। उसी तरह से प्राइस अगर कम हो जाता है, 8 से 5 हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 8 से 5 हो जाता है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ए 3 से बढ़ाकर 6 कर देता है, बी 7 से बढ़ाकर 9 कर देता है और सी 11 से बढ़ाकर 12 कर देता है। तो टोटल डिमांड हो जाती है 27। तो इसका मतलब ये है प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हम पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में जैसा कि आप देख रहे हैं ए, बी और सी का जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है, और जो डी एम आपको शो हो रहा है वो हो रहा है मार्केट
डिमांड। यानी ये जो DM वाला कर्व है ये पूरी मार्केट का कर्व है और इसमें A की डिमांड, B की डिमांड और C की डिमांड, सबकी डिमांड इंक्लूड है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है, तो आपको याद रखना है कि वो अपवर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सारे डायग्राम्स के साथ में इसलिए सब चीज़ें समझा रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर हमने डायग्राम समझ लिए तो हमें कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो और अगर हमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम ईज़िली सारे MCQs अपने एग्ज़ाम में फटाफट से कर लेंगे और हम जो गलत ऑप्शन है उसको भी एलिमिनेट जल्दी से कर पाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। स्टूडेंट्स, अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आपने अगर मेरे चैनल पे वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया तो दोबारा मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको वो मिल ही नहीं पाएगी और आप ढूंढते ही रह जाएंगे और आपका जो लिंक है वो बन भी नहीं पाएगा मेरे साथ में। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालती हूँ आपको आपकी यूट्यूब वॉल पेज पे मिल जाएगा और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिल जाएगा आपको और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टूडेंट्स, चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। ध्यान से सुनिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में उसकी भी हम डिस्कशन अभी कर लेंगे। तो सबसे पहला टाइप है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड में आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है इफ़ अदर थिंग्स रिमेन द सेम। यहाँ अदर थिंग्स का मतलब ये है जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो कम हो जाएगी जब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो देखो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि प्राइस पहले OP था, यानी प्राइस ज़्यादा था, तो डिमांड कितनी थी, डिमांड थी हमारी OQ, यानी प्राइस OP था तो डिमांड OQ थी, यानी प्राइस ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम। अब प्राइस क्या हो गया, अब प्राइस क्या हो गया, OP से कम होके OP1 हो गया। अब अगर प्राइस कम हो गया तो आप देख रहे हैं डिमांड कितनी हो गई, डिमांड OQ से बढ़कर OQ1 हो गई, यानी प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। और ऐसा होने के कारण ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। तो प्राइस का मतलब ये है कि हम डिमांड को प्राइस से रिलेट करते हैं कि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है। अगला आता है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का मतलब वो है, जैसे हमने उसमें प्राइस से रिलेट किया उसी तरह से इसमें हम डिमांड को इनकम से रिलेट करते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी गुड्स की, और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इनकम के बढ़ने से कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इनकम के कम होने से कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो देखो, यहाँ पे जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। स्टूडेंट प्लीज़ याद रखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कौन से गुड्स की डिमांड बढ़ती है, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। आप खुद सोचो, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपके पास ज़्यादा पैसे आने लगेंगे तो आप किस तरह की चीज़ों को लेना पसंद करोगे, अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को लेना पसंद करोगे कि आप बुरी क्वालिटी की चीज़ों को लेना पसंद करोगे। ऑब्वियस ही बात है, अच्छी क्वालिटी। तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे आधारित है। अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचेंगे तो हमें आंसर्स अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे और हमें याद रहेंगे लंबे समय तक, कभी भी हम उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, एग्ज़ाम्स में भी हमें वो चीज़ें याद रहेंगी। तो जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर किन चीज़ों की डिमांड करता है, कंज्यूमर
सुपीरियर गुड्स की डिमांड कर देता है, और जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो सुपीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेगा और इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम करेगा, और सुपीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। चलो, जो हमने पढ़ा अब उसका हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो, अगर मेरी इनकम, ये डायग्राम जो है वो सुपीरियर गुड्स का है। सुपीरियर गुड्स में क्या था, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड उन चीज़ों की ज़्यादा होगी। देखो, अगर मेरी इनकम ओ वाई है, यानी इनकम कम है, तो मैं सुपीरियर गुड्स को क्या खरीदूंगी, कम खरीदूंगी, और इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदूंगी। तो इनकम कम है तो डिमांड कितनी है, ओ क्यू, यानी इनकम भी कम और डिमांड भी कम। ये देख रहे हैं आप, ये कम इनकम पे कम डिमांड हो रही है। उसके बाद में क्या हुआ, अगर मेरी इनकम बढ़ गई, यानी मेरी इनकम ओ वाई से ओ वाई 1 हो गई, सॉरी स्टूडेंट्स, अगर मेरी इनकम ओ वाई से बढ़ के ओ वाई 1 हो गई, तो देखो मैंने डिमांड भी क्या कर दी, ओ क्यू से बढ़ाकर ओ क्यू 1 कर दी अपनी डिमांड भी। यानी अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी डिमांड भी बढ़ गई। यानी देखो, इनकम बढ़ गई, यहाँ से इनकम बढ़ गई और यहाँ से डिमांड भी बढ़ गई। तो सुपीरियर गुड्स वो होते हैं जिन पे इनकम का इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि सुपीरियर गुड्स पे इनकम का इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है, तो आपको याद रखना है पॉजिटिव। तो सुपीरियर गुड्स पे इनकम इफ़ेक्ट, सुपीरियर गुड्स पे इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ता है। ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, सीधी सीधी सी कोई चीज़ आपके नेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, वो डायग्राम से रिलेटेड ही पूछेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं इन्फीरियर गुड्स की तरफ। इन्फीरियर गुड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारी इनकम कम होगी तो हम उनकी डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे देखिए, हमारी इनकम कितनी है, ओ वाई, यानी इनकम क्या है, y1 से कम है, ओ वाई हमारी इनकम है, तो उस पर हमने डिमांड कितना किया, ओ क्यू, यानी इनकम कम है तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब क्या हो जाएगा, अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, यानी इनकम हमारी ओ वाई से बढ़ के कितनी हो गई, ओ वाई 1, तो ये इन्फीरियर गुड्स है। इनकम बढ़ गई तो मैं इन्हें क्यों लूँगी, मैं इनको तो कम लूँगी। तो इनकम बढ़ गई तो इनकी जो डिमांड हो गई वो कितनी हो गई, ओ क्यू 1। पहले ओ क्यू थी, ओ क्यू से कम होके ओ क्यू 1 हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे इनकम क्या हो गई, इनकम ओ वाई से बढ़ के ओ वाई 1 हो गई। तो इन्फीरियर गुड्स पे जो इन डिमांड का इफ़ेक्ट पड़ता है, आप देखिए ये कर्व कैसा है, कर्व नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव है और डाउनवर्ड है, और कैसा है, डाउनवर्ड। तो नेगेटिव और डाउनवर्ड है ये। सुपीरियर गुड्स में पॉजिटिव और इन्फीरियर गुड्स में डाउनवर्ड या नेगेटिव। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है नेट पे, वीडियो ख़त्म होने पे सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब ये आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड दो पार्ट्स में बटा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में यूज़ होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, दोनों एक साथ यूज़ होंगे। कार है तो मेरे को पेट्रोल भी चाहिए, और अगर पेट्रोल चाहिए तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, तो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, यानी अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा कर दूंगा, तो वो गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्रॉस डिमांड के अंदर दो कमोडिटीज़ आती हैं, जिसमें कि जो कि कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि
जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी इसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस पे क्या देखिए रखा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ओ एक्स एक्सिस पे हमने टी लेके रखा है और ओ वाई एक्सिस पे हमने कॉफ़ी लेके रखा है। यानी दो गुड्स को लिया है, एक टी और एक कॉफ़ी। मतलब ओ एक्स एक्सिस में तो डिमांड ली है टी की, और ओ वाई एक्सिस में हमने प्राइस क्या लिया है, प्राइस लिया है हमने कॉफ़ी का। तो अब अगर क्या हुआ, अब अगर टी की प्राइस बढ़ गई, टी की प्राइस ओ क्यू थी पहले, अब ओ क्यू से बढ़ के कितनी हो गई, ओ क्यू 1 हो गई। तो टी की प्राइस बढ़ जाने की वजह से मैं क्या करूँगी, टी को ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। तो टी की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, टी की जगह पे मैं कॉफ़ी को यूज़ करूँगी। तो आप देखो, जब टी की प्राइस ओ क्यू 0 से बढ़ के ओ क्यू 1 हो गई तो टी की डिमांड कम करूँगी, और ये जो कॉफ़ी है, ये जो कॉफ़ी लिखा है, इस कॉफ़ी की डिमांड को ओ पी क्यू से बढ़ा के ओ पी क्यू 1 कर दूँगी। तो यानी इसकी जो डिमांड है, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि टी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर एक की क्वांटिटी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका जो कर्व है, डिमांड कर्व, वो कैसा है, पॉजिटिव। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा डिमांड कर्व होता है, वो पॉजिटिव डिमांड कर्व होता है। ठीक है, इसका डिमांड कर्व पूछ लेंगे, इन्फीरियर गुड्स सुपीरियर गुड्स का पूछ लेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। चलो इसका भी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। अब इसमें हमने क्या लेके रखा है, इसमें हमने ओ एक्स एक्सिस पे तो पेट्रोल लेके रखा है और ओ वाई एक्सिस पे हमने स्कूटर लेके रखा है। यानी स्कूटर और पेट्रोल दोनों एक साथ यूज़ होंगे। अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। अब अगर स्कूटर की प्राइस पहले ओ पी 0 से बढ़ के ओ पी 1 हो गई, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो उसकी जो डिमांड थी ओ पी 0 पे तो देखो ओ क्यू 1 थी, और ओ पी 1 पे ओ क्यू 0, यानी उसका प्राइस बढ़ गया तो उसकी डिमांड क्या हो गई, ओ क्यू 0। यानी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, और इसका प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा। तो इस केस में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और नेगेटिव है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये दो चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। उसी तरह से अगला टाइप है वो है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब ऐसी चीज़ें जो एक साथ यूज़ होती हैं, जैसे बैट और बॉल, शूज़ और सॉक्स। डिराइव डिमांड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनकी खुद की कोई डिमांड नहीं है, पर उनकी डिमांड मार्केट में इसलिए है क्योंकि दूसरी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है। जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सपोज़ अगर हाउस की डिमांड मार्केट में बढ़ गई तो हाउस को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत होगी, तो लेबर की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो लेबर की खुद की कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं है, उनकी डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि दूसरी कमोडिटी की डिमांड यानी जो हाउस को बनाने के लिए लेबर चाहिए उनकी डिमांड बढ़ गई तो लेबर की डिमांड भी बढ़ गई। तो डिराइव डिमांड जो होती है वो ये होती है जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हम जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे लेबर हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम हाउस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और हाउस की डिमांड बढ़ गई तो लेबर की डिमांड भी बढ़ गई। कंपोजिट डिमांड का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही चीज़ को हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम फ़ैन भी चला सकते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी, एसी, कूलर्स, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके कि बहुत सारे यूजेस
होते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ आप इन टाइप्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको नहीं कोई भी डाउट लग रहा है अभी, तो प्लीज़ एक बार रिवाइज़ करके इसको वापस देखना, या बेटर है कि एक बार आप इस वीडियो को आज देखो और एक बार इस वीडियो को आप कल देखो, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में। मैं इस वीडियो के बाद अभी आपको सारे क्वेश्चंस शेयर कर दूँगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, तो डिमांड उस चीज़ की क्या होगी, कम होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रफली एक बार डायग्राम बना के दिखा देती हूँ लॉ ऑफ डिमांड का। जैसे ये है, तो किसी भी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती है, अगर किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं प्राइस। तो अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, और किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। तो अब इस चीज़ में हम कर्व कैसे बनाएंगे, ऐसे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा कर्व, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता हुआ आएगा। तो अब ये पूछता है कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग में, ये पूछा गया है कि क्या कारण है कि जो ये कर्व बनता है ये नीचे की तरफ आता है। तो इसके ये जो होते हैं 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो कर्व होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो कई बार आपको कॉजेस का क्वेश्चन पूछेंगे और एक एक्सेप्शन का टॉपिक डाल देंगे और आपको सही चूज़ करना होता है। तो सबसे पहला कारण है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये मैंने कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में अच्छे से समझा के रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम जितना ज़्यादा उस चीज़ की यानी अगर किसी भी कमोडिटी की हमारे पास में सबसे ज़्यादा कलेक्शन होगा, तो जब हम वापस उस कमोडिटी को परचेज़ करेंगे मार्केट में, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो उतनी नहीं मिलेगी, और कम यूटिलिटी मिलने पे हम उसकी प्राइस को कम देना पसंद करेंगे। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई ऐसी ड्रेस है जो बहुत ट्रेंड में चल रही है, जब मैं उस ड्रेस को फर्स्ट बार मार्केट में ख़रीदूँगी तो वो थोड़ी ज़्यादा प्राइस में भी होगी तो भी उसको ख़रीदूँगी। बट उसी तरह का अगर मेरे पास में 4, 5, 6 ड्रेसेस का कलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद भी मैं उसी तरह के ड्रेस को ख़रीदती हूँ, हो सकता है मेरे को उसमें थोड़ा सा कुछ और चेंज मिल रहा हो, बट वो है उसी पैटर्न की लगभग, तो मैं जब भी मार्केट में उस ड्रेस के लिए जो भी प्राइस पे करूँगी, वो जब मैंने फ़र्स्ट ड्रेस ख़रीदने के लिए प्राइस पे किया था उसके कंपैरिजन में अब जो मैं 7th ड्रेस ख़रीद रही हूँ उसी पैटर्न की, तो वो हमेशा कम रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी का कलेक्शन या किसी भी प्रोडक्ट का कलेक्शन मेरे पास में ज़्यादा होगा, तो उसकी जो यूटिलिटी होगी, जो 7th ड्रेस खरीदूँगी उससे मेरे को इतनी यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी। हाँ, बट मैं ख़रीद लूँगी क्योंकि मेरे को वो बहुत कम रेट पे मिल रही है। तो जो यूटिलिटी डिराइव होगी वो उससे कम होगी, यानी फर्स्ट ड्रेस खरीदूँगी तो ज़्यादा एक्साइटेड होंगी, और जब 7th ड्रेस खरीदूँगी तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम होगा तो उसके लिए कम प्राइस देना पसंद करूँगी, तो उससे जो यूटिलिटी मिलेगी वो कम होगी, तो उसके लिए कम प्राइस दूँगी। तो इसका मतलब ये है कि जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो जाता है किसी भी चीज़ पे, तो हम उस चीज़ को तभी खरीदेंगे जब उस चीज़ की प्राइस कम होगी। दूसरा है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट पे मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है मार्केट में, मैंने आपको डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया है, याद होगा आपको, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं बिना कटे हुए तो प्लीज़ वीडियो को कट मत कीजिए। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर होता है, अगर आप कट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप यूजीसी नेट और जीआरएफ क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियोस को एज इट इज़ देखिए बिना कट किए हुए। तो
जब हमारा रियल इनकम बढ़ जाता है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा गुड्स को खरीदते हैं। तो रियल इनकम कब बढ़ता है? जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, और प्राइस कम होती है तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो वो होता है हमारा इनकम इफेक्ट। अगला होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब ये होता है जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर मार्केट में कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो मैं उसको नहीं खरीदूँगी, और कॉफ़ी के कंपैरिजन में अगर टी का प्राइस कम है तो मैं टी को ज़्यादा डिमांड करूँगी। तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने ये देखा कि एक कमोडिटी जो एक जो कमोडिटी है जो किसी और का सब्स्टिट्यूट है, अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम है। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड ज़्यादा हो गई। अगला है चेंज इन नंबर ऑफ़ बायर्स। इसका मतलब ये है कि हो सकता है पहले बहुत सारे लोग ऐसे हों जो किसी कमोडिटी को ख़रीदना चाहते हों, बट उनके पास में इतनी इनकम नहीं थी, इसीलिए वो उस कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अब जब उसका प्राइस कम हो गया तो क्या होने लगा? जो पहले उस कमोडिटी को नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो लोग भी उस कमोडिटी को अफोर्ड कर पा रहे हैं और उन कमोडिटी को खरीद पा रहे हैं। अगला है डाइवर्स यूज़ ऑफ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूज़ हैं, अगर पर यूनिट का प्राइस कम होगा तो क्या होगा? पर यूनिट का प्राइस कम होगा तो मैं उसको फालतू यूज़ करूँगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पे मेरे को 1 यूनिट पे 1 रुपया देना है तो मैं फालतू टीवी भी चलाऊँगी, लाइट भी जलाऊँगी, पंखे भी जलाऊँगी। तो प्राइस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ करूँगी और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है, यानी पर यूनिट का प्राइस 1 रुपये से बढ़ के 5 रुपीज़ हो गया, तो मैं बिल्कुल लिमिटेड यूज़ करूँगी और उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करूँगी जो ज़रूरी है, और ज़रूरत ख़त्म होने पे मैं अपने लाइट्स, पंखे और टीवी, एसी वगैरह सबको ऑफ़ करके रखूँगी। तो प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। डाइवर्स यूज़ मतलब ऐसी कमोडिटी जिसको मैं बहुत सारे चीज़ों में यूज़ कर सकती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। तो ये जो 5 रीज़न्स हैं, इन केस में जो है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल रहता है, और जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस। क्या कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे जो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है और प्राइस कम होने की वजह से प्राइस कम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड स्लोप होता है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा? डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इसमें क्या होगा? अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड जो है हमारी कम हो जाती है। ये P1 कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको हम, Q और Q1। यानी अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, यानी प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, और प्राइस कम है तो डिमांड कम। और जो कर्व होगा वो कैसे होगा? इन सारे पॉइंट्स को जब हम पॉइंट्स को जोड़ के एक चीज़ बनाते हैं तो उसे कर्व होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो ऐसे बनेगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए इसे बोला जाता है अपवर्ड डिमांड कर्व। तो अब चलिए इसके एक्सेप्शन समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर चीज़ों को तब डिमांड करेगा जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जब उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो वो उनको डिमांड ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अगर मेरे को पता पड़ेगा कि इन फ्यूचर में जो है कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगी? एट प्रेजेंट में ही अगर एट प्रेजेंट में उनकी जो करंट प्राइस है उससे अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है तो भी मैं उन चीज़ों को खरीदूँगी। जैसे मेरे को पता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में
प्याज का शॉर्टेज होने वाला है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका शॉर्टेज होने वाला है, बट एट प्रेजेंट जो मेरे को प्याज मिल रहा है वो 30 रुपीज़ केजी मिल रहा है। मार्केट में सबको ये चीज़ पता है कि आने वाले टाइम में शॉर्टेज होने वाला है। अब वो क्या करेंगे, जो सप्लायर है वो एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, वो पहले 30 से 40 करेंगे। अब मेरे को पता है 40 में भी मिल रहा है तो भी मेरे को बहुत चीप रेट में मिल रहा है, क्योंकि जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो वो 40 से 100 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 40 रुपीज़ में भी बहुत सारा स्टोर करके रख लूँगी। अब यहाँ पे देखो, उसकी वैसे नॉर्मल डेज़ में 30 रुपीज़ प्राइस है, पर अब 30 से 40 हो गई तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में उसकी प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो मैं उनकी डिमांड एट प्रेजेंट में ही ज़्यादा कर लूँगी, ज़्यादा प्राइस पे। अगला है डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स का मतलब ये होता है कि जो रिच लोग यूज़ करते हैं गुड्स को, या उसे हम गुड्स ऑफ स्नॉब अपील भी बोलते हैं। स्नॉब अपील का मतलब ऐसी महंगी चीज़ें जो कि बहुत रिचर सेक्शन जो होता है सोसाइटी का वो यूज़ करता है, जैसे ऑडी, मर्सिडीज़, रेंज रोवर, ये जो सारी गाड़ियाँ हैं ये रिचर सेक्शन वाले अफोर्ड करते हैं, हम नॉर्मल पीपल्स नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उन जो वो महंगी चीज़ें लेते हैं वो उनका एक स्टेटस सिंबल हो जाता है, और अगर उन चीज़ों की प्राइस कम हो जाती है तो वो उन चीज़ों को लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल कम हो जाएगा। तो जितनी महंगी चीज़ें लेंगे उतना ज़्यादा वो लोग अपने आप को शो ऑफ कर पाएंगे, और अगर उन चीज़ों की प्राइस कम हो जाएगी तो वो उनका स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा, तो वो उन चीज़ों की डिमांड कम कर देंगे। तो इस केस में भी ये प्रूव हो गया कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है। अगला है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कई बार क्या होता है कि हम भी एक मेंटल स्टेटस बना के चलते हैं कि अगर कोई कमोडिटी महंगी मिल रही है तो क्या कारण हो सकते हैं उसका, कि वो अच्छी क्वालिटी की होगी और ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। तो कई बार क्या होता है, जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है तो भी उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रिज, टीवी, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, यानी एक बार ख़रीद लिया फिर उनको बार बार नहीं ख़रीदना पड़ता, एक बार ख़रीद लिया 10-15 साल के लिए भूल जाओ। तो उन चीज़ों में हम वही देखते हैं कि अगर प्राइस ज़्यादा भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये वन टाइम हमको बाय करनी होती है। तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं प्राइस ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ज़्यादा प्राइस वाली कमोडिटीज़ को प्रेफर करते हैं। अगला है हाई प्राइस कमोडिटी। वही बात होगी सेकंड पॉइंट की तरह, अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो रिचर सेक्शन वाले लोग खरीदेंगे, और वो उनको तब ही खरीदेंगे जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। अगला है इमरजेंसी। जैसे मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होने वाला है, तो वॉर होने की सिचुएशंस में आपको पता है क्या होता है, कर्फ्यू हो जाते हैं, मार्केट्स बंद हो जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो मेरे को पता है इन फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो मैं एट प्रेजेंट्स में अगर कमोडिटीज़ की प्राइस ज़्यादा भी होंगी तो भी उनकी जो डिमांड है वो मैं ज़्यादा करूँगी, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, सब चीज़ों को स्टोर करना चालू कर देंगे। स्टोर करेंगे, पैनिक बाइंग करेंगे तो सप्लाई कम होती रहेगी, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई उतनी नहीं आएगी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और इसमें क्या हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। सिक्स्थ है गिफन्स पैराडॉक्स। अब ये गिफन्स पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी देख लेना, क्योंकि गिफन पैराडॉक्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ गिफन्स पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। जनरली हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी चीज़ की लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है किसी भी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। बट गिफन्स जो है, ये नाम याद रखना, रॉबर्ट गिफन। गिफन पैराडॉक्स किसने दिया था, सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। और ये कहाँ के थे, ये आयरलैंड के थे। इन्होंने अपनी रिसर्च आयरलैंड पे करी थी। आयरलैंड में कुछ लेबर्स थे जो कि क्या करते थे, आलू खरीदते थे। क्यों, क्योंकि उनकी इनकम कम थी, तो वो नॉनवेज या मीट नहीं खरीद पाते थे क्योंकि वो कॉस्टली होता था। तो अब क्या होने लगा, जब आलू की प्राइस कम होने लगी तो उनके पास में रियल इनकम बढ़ने लगी। यानी सपोज समझो अगर उनकी इनकम 100 रुपये है और वो 100 रुपये के आलू ख़रीद लेते हैं 10 किलो। और अब क्या होने लगा कि अगर आलू जो है वो 10
किलो वो खरीदते हैं, उससे उनका पेट भर जाता है। तो अब क्या होने लगा, आलू की प्राइस जो है वो 100 से कम हो के 50 रुपये हो गई। तो अब उनको 50 में 10 किलो आलू मिल गए और 50 रुपये उनके पास में बच गए। तो वो उन 50 रुपये से ज़्यादा आलू नहीं खरीदेंगे। हमने क्या पढ़ा, डिमांड में प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। यहाँ पे प्राइस कम हो गई है आलू की, 100 से 50 हो गई, बट उनकी डिमांड नहीं बढ़ी। तो वो लोग क्या करेंगे, आलू को नहीं खरीदेंगे, जो बचे हुए 50 रुपये उनके पास में है उससे वो मीट या फ्लैश को खरीदेंगे, जो वो पहले नहीं खरीद पाते थे। तो इसमें क्या हुआ, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड नहीं बढ़ी, बट जबकि प्राइस के कम होने की वजह से उसकी डिमांड तो उतनी ही रही, बट जो सुपीरियर गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, जहाँ पे प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। और ऐसा किन केसेस ऑफ गुड्स में होता है, इंफीरियर गुड्स के केसेस में होता है। याद रखना, पूछा गया है एग्जाम से पहले 2-3 बार तो आ चुका है कि गिफन्स पैराडॉक्स कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल होता है, तो ये इंफीरियर गुड्स पे होता है। अब चांसेस ये हैं कि उनका नाम क्या था, तो उनका नाम सर रॉबर्ट गिफन था। और कहाँ पे उन्होंने ये किया था, ये आयरलैंड पे किया था। उन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क है वो आयरलैंड वर्कर्स पे किया था। स्टूडेंट्स, मेरे को लग रहा है अब आप बहुत टायर्ड हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, पॉज लेके फिर से वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। और वीडियो को क्लोज़ नहीं करिए, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए ताकि आप यहीं से फिर से कंटिन्यू कर पाएँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लाइक ज़रूर बनता है मेरे वीडियो का, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में और एक लाइक तो बनता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट का मतलब होता है, तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि मूवमेंट किसकी वजह से होता है, तो मूवमेंट होता है वो प्राइस की वजह से होता है। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम और प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा। मूवमेंट जो होता है वो प्राइस की वजह से होता है। और जो शिफ्ट होता है उसमें क्या रहता है, कमोडिटी का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बल्कि उसके अलावा जितने हमने ऊपर अदर फैक्टर्स पढ़े थे, चेंज इन क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, वेदर एंड क्लाइमेट, बिजनेस साइकिल्स, बिजनेस ट्रेड्स, ये सब पढ़े थे। उनकी वजह से अगर डिमांड में कुछ भी चेंज होता है तो उसे हम शिफ्ट बोलते हैं, और प्राइस की वजह से कुछ भी चेंज होता है तो उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। देखो मूवमेंट में क्या लिखा है, मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि मूवमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिल्कुल एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही होते हैं। तो कई बार किस नाम से पूछ लेते हैं, कई बार किस नाम से पूछ लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। यानी यहाँ पे डिमांड में क्यों चेंज आ गया, क्योंकि उसकी कमोडिटी के खुद की प्राइस में चेंज आ गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट ऑफ डिमांड दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ जाना। अब डिमांड जब बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस कम हो गई इसीलिए डिमांड बढ़ेगी। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है ना कि प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना, तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो होता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होता है, इनके मूवमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम सिखाती हूँ इनके और दिखाती हूँ कि इनके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में क्या मूवमेंट है और एक्सपेंशन में क्या मूवमेंट है। डायग्राम्स में देखिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है कमोडिटी का प्राइस क्या है, ये है प्राइस, ये है प्राइस कम है तो क्या है, डिमांड ज़्यादा। और अगर क्या होने लग गया,
सॉरी स्टूडेंट्स, वो गलत हो गया था, तो अब मैं आपको वापस से समझाती हूँ। ये देखिए, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, यानी हमने क्या पढ़ा, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। डिमांड कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो P1 वाला जो एरिया है ये किस चीज़ को बताता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। और ये अब क्या हो गया, अब प्राइस कम हो गई, प्राइस पहले ज़्यादा थी, अब प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज़्यादा हो गई, यानी प्राइस कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये किसको शो करेगा, ये एक्सपेंशन को शो करेगा। तो आप देखो, ये जो एक्सपेंशन का पॉइंट है ये नीचे की तरफ है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट है ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाले की तरफ है कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट। एक बार वापस से दिखा देती हूँ आपको मैं। तो ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, और ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है, ये एक्सपेंशन को शो कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, और एक्सपेंशन का पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्शन किस तरफ होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ होता है और एक्सपेंशन नीचे की तरफ होता है। अब आप खुद सोचिए कि डिमांड हमारी कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगी। तो जब प्राइस कम होगी यानी प्राइस यहाँ पे होगी तो ही तो हमारी डिमांड बढ़ेगी ना, तो प्राइस कम होगी तो ही डिमांड बढ़ेगी। तो जब प्राइस कम होगी तो उससे कम वाली प्राइस से जब हम सीधी लाइन लेके आएंगे तो वो नीचे की तरफ होगी, तो इसीलिए ये है डाउनवर्ड और वो है अपवर्ड। तो याद रखने का एक अच्छा सा तरीका है कि कम प्राइस पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और उससे हमें क्वांटिटी बनानी है। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन मतलब डिमांड का बढ़ जाना। यहाँ प्राइस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, प्राइस के बढ़ने या कम होने की बात नहीं कर रहे, यहाँ डिमांड के बढ़ने या कम होने की बात हम कर रहे हैं। जैसा कि इसमें लिखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी में आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में कि नीचे की तरफ अगर हम प्राइस पे लाइन खींचते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे, कि अगर हम यहाँ नीचे की तरफ प्राइस में, क्योंकि ये OY जो है ये प्राइस को बता रहा है, तो यहाँ नीचे की तरफ अगर हम लाइन खींचते हैं और उससे नीचे हम क्वांटिटी पे ले जाते हैं तो वो क्या होती है, क्वांटिटी हमें ज़्यादा शो करती है। तो ज़्यादा शो करती है इसका मतलब एक्सपेंशन। और अगर हम ऊपर ले जाते हैं यानी प्राइस ज़्यादा है और नीचे क्वांटिटी की तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा, और एक्सपेंशन कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन का मूवमेंट किस तरह का होता है, डाउनवर्ड होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट किस तरह का होता है, अपवर्ड होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स में से ही वो क्वेश्चन पूछता है, तभी उसको पता लगता है कि आपके कंसेप्ट्स कितने क्लियर है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो हर कोई कर लेता है, हर वीडियो हर चैनल आपको थ्योरी दिखा देगा, बट कोई भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन मेरे जैसा नहीं दिखाएगा आपको। अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए कि आपको कुछ और पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट्स ही इतने क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। अब पढ़ते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी। याद रखना, ऊपर वाले में था क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें सिर्फ क्वांटिटी है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब होता है कि अच्छा, कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाना। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर वाले में हमने पढ़ा था मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है ये एक ही डिमांड कर्व है, और जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहे हैं वो एक ही डिमांड कर्व के अंदर हो रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी जितने भी चेंजेस आएंगे वो इस एक ही डिमांड कर्व में आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये जो पूरा डिमांड कर्व है, ये जो पूरा डिमांड कर्व है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, और ये हमारा शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व। तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाएगा। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है कि ये शिफ्ट किसकी वजह से होता है, मूवमेंट तो प्राइस की वजह से होता है, पर शिफ्ट किसकी वजह से होता है, द when the demand curve itself shift due to change in other factors। यानी अगर अदर फैक्टर्स में चेंज है बट प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, चेंज किस में है, अदर फैक्टर्स में। अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से अगर हमारी डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है तो वो होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और जबकि प्राइस जो रहता है वो उस कमोडिटी का कांस्टेंट रहता है। फर्दर मूवमेंट की तरह शिफ्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ जाना, और डिक्रीज़ इन डिमांड का मतलब डिमांड का कम हो जाना। हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स में
कोई भी कर्व अगर बढ़ता है तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है और कोई भी कर्व अगर घटता है तो वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ये रूल आपने याद कर लिया तो डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इंक्रीज़ इन डिमांड। अब इसमें देखिए, अब आप इस डायग्राम में जैसा देख रहे हैं कि मैंने आपको क्या बोला, शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस चेंज नहीं रहती, तो ये प्राइस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कम ज़्यादा नहीं हो रही, ये एक पैरेलल लाइन है ओ एक्स एक्सिस के, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो पहले हमारी डिमांड कितनी थी, ये थी हमारी ओरिजिनल डिमांड, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। यानी पहले प्राइस ओपी थी तो उस चीज़ की हम कितनी क्वांटिटी खरीदते थे, ओ क्यू क्वांटिटी खरीदते थे। अब क्या होने लगा, कुछ ऐसे रीजंस, कुछ अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होने लगा कि प्राइस तो है वो हमारा क्या है, जैसे मैंने क्या बोला कि प्राइस चेंज नहीं होगा, तो प्राइस तो हमारा ओ पी है पर डिमांड हमारी ओ क्यू नहीं है। अब हमारी डिमांड कितनी है, ओ क्यू 1 है। तो यानी प्राइस सेम है पर डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो आप ये देखिए, ये जो डिमांड कर्व है ये शिफ्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला, कोई भी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं एरो इस तरफ बना हुआ, ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी राइट में शिफ्ट हो रहा है। और जब भी राइट में शिफ्ट होता है तो वो इंक्रीज़ इन डिमांड को शो करेगा। तो शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, जबकि अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया। जैसे आपने मूवमेंट में देखा होगा कि ये एक ही डिमांड कर्व है, मूवमेंट में जो डिमांड कर्व है ये एक ही डिमांड कर्व है और जितने भी मूवमेंट्स हैं वो इसी के ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो डायग्राम है यानी पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस वही है और डिमांड बढ़ गई किसी भी चीज़ की। सपोज़ स्वेटर या वुलन क्लोथ्स, अगर वो विंटर्स में 1000 रुपीज़ का कोई जैकेट सेल हो रहा है और समर्स में भी 1000 रुपीज़ का हो रहा है, तो प्राइस तो सेम है बट समर्स में उनकी डिमांड नहीं है और विंटर्स में उनकी डिमांड क्या है, बढ़ गई। तो प्राइस के चेंज नहीं होने की वजह से भी डिमांड में चेंज होता है। और उसी का अगर आप रिवर्स करेंगे, और उसी का अगर आप रिवर्स करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या होता है, ये जो होता है, ये जो मूवमेंट होता है ये इनवर्ड मूवमेंट होता है। यानी ये जो है ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अब किसी रीज़न की वजह से देखो प्राइस तो वही है ओ पी यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, पर क्या हो गया, हमारा जो डिमांड है उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। डिमांड पहले ये थी, अब डिमांड ये हो गई, तो ये अंदर की तरफ एरो दिखा रहा है यानी डिमांड डिक्रीज़ हो गई। तो यानी ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो ये डिक्रीज़ को शो करेगा। तो शिफ्ट और मूवमेंट में से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कर्व के बारे में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। शिफ्ट को हम चेंज इन क्वांटिटी भी बोलते हैं और मूवमेंट को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, ठीक है। और मूवमेंट होता है वो प्राइस की वजह से होता है और जो शिफ्ट होता है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से इसकी एक डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन रेफर्स टू द लार्ज क्वांटिटी परचेज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस। अब एक्सपेंशन क्यों होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से। और इंक्रीज़ क्यों होता है, इंक्रीज़ में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हैं बट प्राइस क्या रहता है, सेम। एक्सपेंशन में तो क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, इसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा। और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज़ ड्यू टू फॉल इन द कमोडिटी। एक्सपेंशन क्यों होती है, क्योंकि उसकी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है। और डिमांड इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज होते हैं। एक्सपेंशन का सा मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और शिफ्ट कैसा मूवमेंट होता है, राइटवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आपको समझ में आया है एक्सपेंशन और शिफ्ट, तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। और उसका अपोजिट है कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़। यानी कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्यों होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इसलिए होता है क्योंकि उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है।
कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्यों होता है? ड्यू टू राइज इन द कमोडिटी प्राइस, यानी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, उसकी वजह से होता है। और डिक्रीज़ इन डिमांड का मतलब ये होता है स्मॉल अमाउंट बीइंग परचेज्ड, यानी उसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होने लग गया। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? राइज इन कमोडिटी ओन प्राइस, और डिक्रीज़ में अदर फैक्टर्स की वजह से डिक्रीज़ होता है, इसमें प्राइस का कोई रूल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्शन कैसा मूवमेंट होता है? कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, और इन अ सेम डिमांड का, यानी डिमांड का वही रहता है बट मूवमेंट कौन सा होता है? अपवर्ड। और जो डिक्रीज़ होता है वो लेफ्टवर्ड मूवमेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। उसी तरह से ये कुछ और डिफरेंस है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में। इंक्रीज़ इन डिमांड क्यों होता है? अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड को हम ज़्यादा खरीदेंगे। अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो दूसरे सब्स्टिट्यूट की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे देखो फॉल इन प्राइस है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं है, तो प्लीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉल इन प्राइस है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक की प्राइस बढ़ गई, यानी अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या हो जाता है कि किसी चीज़ की, यानी अगर पेट्रोल की प्राइस कब बढ़ेगी? जब कार की प्राइस कम हो गई, यानी यहाँ पे फॉल है। बस आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फॉल है, बाकी तो सारा पॉजिटिव ही चलेगा इंक्रीज़ इन डिमांड में। उसके अलावा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस या प्राइस एक्सपेक्टेशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में है फेवरेबल चेंजेस। अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस आ गया तो उस चीज़ की हम डिमांड कर देंगे, यानी जो चीज़ पहले अच्छी नहीं लगती थी मेरे को अब अच्छी लगती है, तो उसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। प्राइस एक्सपेक्टेशन में है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस। अगर मेरे को पता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूँगी? उस चीज़ की डिमांड अभी ज़्यादा कर दूँगी। और उसका अपोजिट है, अगर मेरे को पता पड़ेगा कि फ्यूचर में इस चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो एट प्रेजेंट में उसकी डिमांड कम कर दूँगी। पॉपुलेशन, इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। डिक्रीज़ इन पॉपुलेशन, जितने कम लोग होंगे उतनी कम चीज़ें खरीदेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो था पूरा लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड एनालिसिस के बारे में। अब कल मैं आपको जो वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको मेज़रमेंट बताऊँगी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताऊँगी। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सिलेबस में दे के रखा है वो तो लॉ ऑफ डिमांड, एक छोटा सा लॉ लिख दिया तो बच्चे सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के जाते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और क्वेश्चंस इन्हीं से पूछे जाते हैं। ये आपको बहुत कम चैनल्स बताते होंगे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहने का ये फ़ायदा है कि मैं आपको हर एक चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँगी और साथ में मैं आपको जो पिछले साल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी बताऊंगी। चलिए अब हम कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में आए हैं। आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर आपने मेरा वीडियो बिना कट किए हुए सुना है तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ईजीली दे पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसे, कौन सी ट्रिक्स को हमें याद रखना चाहिए ताकि हम सारे पॉइंट्स जो हैं या जो भी वीडियो हम देखते हैं उसको मेमोराइज कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के लास्ट ईयर पूछे गए नेट में न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहला न्यूमेरिकल पूछा गया है, अ कमोडिटी इज़ यूज फॉर मल्टीपल पर्पस एंड देन द डिमांड फॉर इट्स नोन एज। जैसे कि अगर आपने टाइप्स ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया था एक ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, क्या एग्जाम्पल होता है उसका याद कीजिए। उसका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ होती है वो होती है कंपोसाइट डिमांड। यानी कंपोसाइट डिमांड का मतलब उस चीज़ की डिमांड करना जो चीज़ बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट। अगर आपने मीनिंग ऑफ डिमांड देखा है इस चैप्टर का ध्यान से, फर्स्ट स्लाइड देखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था डिमांड जो होती है वो 5 चीज़ों से मिलके बनती है। एक होती है डिज़ायर, विलिंगनेस टू स्पेंड द मीन, सफिशेंट मीन्स, उसके अलावा क्वांटिटी, प्राइस और टाइम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डिमांड को डिटरमाइन करने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इज़ नोन एज। यानी एक एक्सेस पे तो हम प्राइस लेते हैं और एक एक्सेस पे डिमांड लेते हैं। देखो अगेन टाइप ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया है, तो वो कौन सी चीज़ होती है, वो सब्सिट्यूट कमोडिटीज़ भी होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन दे के रखे हैं, और जो क्रॉस इलेसिटी होती है उसमें ये दोनों ऑप्शन इंक्लूड होते हैं। तो जब हम क्रॉस इलेसिटी को चूज़ करेंगे तो इसका मतलब सब्सिट्यूट गुड्स की बात भी कर रहे हैं हम और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। अगला क्वेश्चन देखिए, गिफन गुड्स से आ गया। मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है गिफन गुड्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे के रखा है। एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है जिसपे गिफन गुड्स का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में भी अच्छे से समझा दिया है। अब इसमें क्या लिखा है, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इन केस ऑफ, यानी मैंने आपको जब कॉजेज़ ऑफ अपवर्ड स्लोप पढ़ाए थे और एक्सेप्शन ऑफ डिमांड पढ़ाए थे तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हमें कॉजेज़ एक्सेप्शन पूछेगा तो एक दो पॉइंट कॉजेज़ के डाल देगा या फैक्टर्स के डाल देगा, और फैक्टर्स पूछेगा तो एक दो पॉइंट्स एक्सेप्शन के डाल देगा और हमें उस पॉइंट को एलिमिनेट करने को बोलेगा। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें एक्सेप्शन ऑफ डिमांड के अंदर नहीं पड़ी जाती, यानी ऐसी कौन सी इनके अंदर ऑप्शन है जिसमें जो डिमांड होती है वो डाउनवर्ड स्लोप ना होके अपवर्ड स्लोप होता है। तो गिफन गुड्स एक्सेप्शन होते हैं आर्टिकल ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, यानी मैंने आपको बताया था स्नॉब अपील वाले आर्टिकल या ऐसे आर्टिकल जो रिचर सेक्शन खरीदते हैं तो वो भी एक्सेप्शन में आता है। इग्नोरेंस ऑफ बायर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था। क्वालिटी को जब हम देखते हैं, माइंड में रखते हैं कि क्वालिटी अच्छी होने के कारण प्राइस ज़्यादा होगी तो हम उस कमोडिटी का ज़्यादा प्राइस देते हैं, तो वो भी एक्सेप्शन है। तो जो नॉर्मल गुड्स है वो इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल गुड्स। अगला क्वेश्चन आ गया है, इंक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन डिमांड। बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे इसमें लिखा है इंक्रीज़ इन डिमांड और नीचे जो लिखा है लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड, ये इनके ऑप्शंस हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा बड़ा किया है तो इसलिए ऐसा हो गया है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब आपको पता होगा जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है तो वो हो जाता है वो हो जाता है लेफ्टवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी इंक्रीज़ इन डिमांड जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो होती है वो एक ही डिमांड कर्व में होती है, और जबकि इंक्रीज़ इन डिमांड जब भी होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो ए का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, और बी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला आता है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में क्या होता है, एक की प्राइस लेते हैं और एक की डिमांड लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, डिमांड ऑफ वन कमोडिटी विथ चेंज इन द प्राइस, ये हो जाएगा। और जॉइंट डिमांड का मतलब जब हम दो गुड्स को एक साथ डिमांड करते हैं तो डिमांड फॉर मोर देन वन कमोडिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो जब हम इन सारे टर्म्स को मैच करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है आंसर नंबर डी। स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरे वीडियो को ध्यान से देखा है और सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स अच्छे से सुने हैं और बिना कट किए वीडियो को देखा है तो ये न्यूमेरिकल्स करना या ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान है, आपके बाएं हाथ का खेल है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ पूरा देखिए, कट करके मत देखिए। अब अगला क्वेश्चन देके रखा है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जैसा कि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है वो प्राइस की वजह से होता है और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं और एक ही डिमांड कर्व में होता है, जबकि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ जो होता है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है और जिसमें डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में प्राइस कांस्टेंट रहती है, डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जब आप ऑप्शन नंबर ए के सब चीज़ों को मैच करेंगे तो देखिए
ए में जो देके रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, प्राइस चेंज इफेक्ट। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि उसकी प्राइस में चेंज होता है। सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड क्यों होता है, वो होता है नॉन प्राइस इफेक्ट। तो बी का जो ऑप्शन हो जाएगा 1, क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अब सी है इंक्रीज इन डिमांड, तो सी का ऑप्शन है 4। जब भी डिमांड इंक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी क्यों होता है, वो प्राइस की चेंज इफेक्ट की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं और इस वीडियो को आपने शुरू से लास्ट तक देखा है, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो हमने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड पढ़ाया था उसमें इन्फीरियर और सुपीरियर गुड्स के बारे में बताया था। अब मैंने आपको क्या बताया था, इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिन पे कि इनकम का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है, यानी इनकम बढ़ने से हम उन चीज़ों को कम लेंगे। और सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव पड़ता है, यानी इन्फीरियर गुड्स का जो सब्सटीट्यूट होगा उसको हम लेंगे। तो उस केस में ये जो आंसर है हमारा, आंसर नंबर ए वाला जो है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि ये जो वीडियो हमने पढ़ा इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस नेट में आ गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे और पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये तो थे कुछ क्वेश्चंस जो नेट में पूछे गए हैं। इसके अलावा एक मैंने पूरी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ बना के रखी है, जिसमें मैंने 2008 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं वो सारे बता के रखे हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए। और इसके अलावा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रिटर्न है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मेजरमेंट ऑफ डिमांड है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू है, इसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे के रखा है, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और आगे मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं सारे यूनिट्स की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली थी जिससे कि आप इस वीडियो को मेमोराइज़ कर पाएँ लास्ट टाइम में। तो ट्रिक्स ये हैं कि आप जब भी वीडियो देखने बैठें हमेशा अपने पास में एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठें और कीवर्ड्स और शॉर्टकट्स हर एक टॉपिक के, हर एक पॉइंट के बना दें। अब कीवर्ड्स और शॉर्टकट्स हमें कैसे बनाने हैं, जैसे हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट, तो आपको लिखना है इनकम इफेक्ट, उसके अंदर 2 एरो बनाने हैं, 2 एरो बना लें, इन्फीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स में जैसे आपको पता है इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाएं। और इन्फीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है तो उसके पास में नेगेटिव का साइन लगा दें। ये बिल्कुल शॉर्ट सी ट्रिक है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा क्रॉस डिमांड, तो क्रॉस डिमांड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। उनका डायग्राम बना दें या उनको एरो से शो कर दें कि 2 पार्ट्स होते हैं क्रॉस गुड्स के, और सब्स्टिट्यूट गुड्स पे जो इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। और ब्रैकेट में उनके एग्जांपल्स भी लिख लें। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल होते हैं टी एंड कॉफ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल होते हैं कार एंड पेट्रोल। तो ये बिल्कुल शॉर्ट से ट्रिक्स हैं, या ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप सिर्फ एक 1 वॉच में सारे लेसन को रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह आप बाकी दूसरे जितने भी टाइप्स ऑफ डिमांड हमने पढ़े उनका एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन से उसको अपनी नोटबुक पे शो कर सकते हैं। उसके बाद जो एक्सेप्शंस पढ़े उसके सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे तो भी आपको याद रहेगा। और जैसे हमने कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड डिमांड कर्व पढ़े, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या क्या रीज़न्स है कि उसकी वजह से वो डाउनवर्ड रहता है, तो उन पॉइंट्स को लिख दें। अगर आप पॉइंट्स भी लिखते हैं और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके जाते हैं तो ये स्टूडेंट्स बहुत हेल्प करता है आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो ये थी आज की कुछ टिप्स। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।